Dear students, today we read chapter 6, Kingdom Kings and an Early Republic. एशियंट पीरियड में राज्य कैसे बने, राजा कैसे बनते थे और क्या उस समय कोई ऐसा भी राज्य था जो रिपब्लिक था। तो हाउ सम मेन बिकेम रूलर्स, शासक कैसे बने। हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट, माने एंशिएंट पीरियड में शासक कैसे बने। तो सम मेन नाउ बिकेम रिकग्नाइज्ड एज ए राज्य by farming very big sacrifices. The Ashwamedh or horse sacrifice was one such ritual. A horse was let loose to wander freely and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdom of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they expected that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger. जब छोटे छोटे इलाकों में जो मुखिया थे वही कालांतर में अपनी शक्ति को, पावर को इंक्रीज करके वो राजा कहलाने लगे और राजा एक यज्ञ करता था जिसको हम अश्वमेध यज्ञ के नाम से जानते हैं। अश्व माने हम सभी लोग जानते हैं घोड़ा होता है। इस यज्ञ के उपरांत एक घोड़े को छोड़ा जाता था। घोड़े के पीछे राजा के कुछ लोग सैनिक होते थे और वो घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से जाता था, पास करता था अपने को बिना किसी रोक टोक के, वो सभी क्षेत्र राजा के कंट्रोल में माना जाता था, अर्थात वहाँ तक उस राजा का राज्य माना जाता था। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी राज्य ने उस घोड़े को पकड़ लिया तो राजा के सैनिक और राजा उससे युद्ध करते थे और वह युद्ध में यदि पराजित हो गया तो घोड़ा फिर और आगे बढ़ जाता था। पराजित होने का मतलब या घोड़े को न पकड़ने का मतलब ये होता था कि उस राजा की अधीनता को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। इस प्रकार से उस राजा की शक्ति और प्रभुत्व को मान लेते थे और राजा उन सभी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ से अश्वमेध यज्ञ करने के बाद छोड़ा गया घोड़ा गुजरता था, वह राजा के
कंट्रोल में होता था। पहले जनपद, आज जनपद का मतलब जिला होता है, पर उस समय जनपद छोटे छोटे इलाकों को हम जनपद के नाम से जानते थे। द राजा हु परफॉर्मेड दीज बिग sacrifices were now recognized as being Raja of Janpads rather than Jans. The word Janpad literally means the land where the Jan set its foot. हम जनपद उस क्षेत्र को कहते थे जहाँ पर एक निश्चित जनता निवास करती थी। जन के बसने की जो जगह थे उसको हम जनपद के रूप में जानते थे। जनपद के लोग कृषि कार्य करते थे और उसमें क्या वो प्रोडक्शन करते थे कृषि में। दे आल्सो ग्रीव ए वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बैरली, पल्सेज, सुगर केन, सेसम एंड मस्टर्ड। गेहूँ, चावल, गन्ना, धान, तेल, सरसों, इन सब की खेती करते थे। दे मेड अर्थर्न पॉट्स, सम ऑफ दीज वेयर ग्रीव इन कलर, अदर्स वेयर रेड। मिट्टी के बर्तन और पाट भी बनाते थे जनपद के लोग। जनपद के बाद जो अस्तित्व में क्षेत्र आया वो जनपद से बड़ा था, जिसको हम महाजनपद के रूप में जानते हैं। about 2500 years ago, some janpads became more important than other and were known as महाजनपद। कुछ जनपद अपने पावर को ज़्यादा इंक्रीज करके जब अपने जाग्राफिकल एरिया को लार्ज कर दिया तो उसे महाजनपद के रूप में जाना गया। अपने पावर को इंक्रीज कैसे किया? तो दो प्रकार से उन्होंने इंक्रीज किया। नंबर 1, अपने आस पास के जनपदों पर अटैक करके। उस अटैक में जिस जनपद को पराजित कर देते थे उस जनपद को पराजित कर देने वाले जनपद के कंट्रोल में रहना पड़ता था। दूसरा, रिलेशनशिप डेवलप करके, वैवाहिक संबंध स्थापित करके जनपद अपने को शक्तिशाली करते गए और वो महाजनपद के रूप में अपने को स्थापित किए। Many of these were ratified. This means that hug walls of wood
brick or stone were built around them. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. Also in this way, the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. The new Raja now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. अब ये महाजनपद के जो राजा थे, उन्होंने अपने राज्य को सेफ करने के लिए, अपने महाजनपद को सेफ करने के लिए अपने कैपिटल को चारों तरफ से किलेबंदी करना शुरू किया, क्योंकि सदैव जनपदों के बीच और महाजनपदों के बीच में, महाजनपद और जनपद तथा महाजनपदों का महाजनपदों के बीच अर्थात एक दूसरे से सदैव संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए महाजनपद के राजा अपने अपने कैपिटल को, राजधानी को चारों तरफ से सुरक्षित करने के लिए किलों का निर्माण करना शुरू किया, अर्थात किलेबंदी करना प्रारंभ किया, जिसमें ऊंची ऊंची विशाल चारों तरफ से दीवारें खड़ी करते थे और किलेबंदी और किले के अंदर भव्य रहने के लिए आवास आदि का निर्माण, यह उनके समृद्धि और संपन्नता का भी सूचक होता था। सुरक्षा तो वो इन किलों के द्वारा, किलेबंदी के कारण करते ही थे। बड़े बड़े किले जो आज वर्तमान में, जो उस समय के किले तो नहीं हैं, लेकिन जो मध्यकाल में किले राजा महाराजाओं ने बनवाया है, उन किलों को कभी यदि घूमने जाएं तो उसे देखें कि कितनी ऊंची ऊंची दीवारें, मोटी दीवारें और किस प्रकार के सिचुएशन में वो जो है बनी हुई है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किले उस समय कितने महत्वपूर्ण थे। पड़ोसी राज्यों और राजाओं के सुरक्षा के दृष्टि से भी और राज्य की अपनी संपन्नता, समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करने, शो ऑन करने का भी एक बहुत बड़ा कारण था। किलेबंदी और किले के अंदर भव्य रहने के स्थान का निर्माण तथा संपूर्ण नगर की सुरक्षा के लिए चारदीवारी का बनाना उस समय जो है सुरक्षा और संपन्नता दोनों का सूचक था। अब जब महाजनपदों का विस्तार हुआ, लंबे एरिया में फैलाव हुआ, तो राजा को अपनी सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा
के लिए रेगुलर आर्मी रखना पड़ा और अन्य प्रकार के कामों के लिए लोगों को रेगुलर रखना पड़ा, जिनको वह रेगुलर उनको सैलरी वेतन का निर्धारण करना पड़ा। इस प्रकार से 2500 साल पहले भारतवर्ष में एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था, जिसको कह सकते हैं कि शासन का प्रारंभ हो चुका था। और इसलिए अब इस शासन को चलाने के लिए टैक्सेज की ज़रूरत थी, जिसके विषय में किस प्रकार के टैक्सेज उस समय के राजा लेते थे, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट टर्म पर करेंगे।